Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बंध लंबाई एवं बंध ऊर्जा, जो कि आपके मीन्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन के अंतर्गत आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो पहले लेते हैं बॉन्ड लेंथ। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं बंध लंबाई क्या होती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध जो कि बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साझा करने से। और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणुीय कक्षक जो होते हैं, आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा कक्षकों का, उतना ही जो है स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज़्यादा होगी, शक्तिशाली बंध बनेगा। तो अब इसमें क्या होता है, जब बंध का निर्माण होता है तो दोनों परमाणुओं के न्यूक्लियाई पास पास आते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को रिपेल भी करने लगते हैं। पहले तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो एक टाइम में जब बहुत पास आ जाते हैं, अतिव्यापन होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो है बैलेंस ईच अदर। तो इस समय जो है डिस्टेंस जो होती है दोनों नाभिकों के बीच की, वो कहलाती है बंध लंबाई। दिस मिनिमम डिस्टेंस between the centers of nuclei of the two bonded atoms at which the attractive and repulsive forces just balance each other and potential energy of the system becomes minimum is called bond length। तो इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं बंध लंबाई क्या होती है। अब इस टाइम जो है वाइब्रेशन मोशन होती है, तो इस कारण से क्या होता है, ये कांस्टेंट नहीं रह पाती डिस्टेंस। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस है ये कभी कम और कभी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उसका एवरेज निकाल के और बॉन्डेड एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस है उनका एवरेज निकालते हैं और उसी को हम बंध लंबाई कह सकते हैं। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर्स। पिकोमीटर में भी इसको दर्शाया जा सकता है। अब आगे हम समझेंगे इसमें प्रभावित करने वाले जो इसके फैक्टर्स है, कारक है, उससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। जो बंधित परमाणु है उन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी ये डिपेंड करता है। तो अगर दोनों की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शुद्ध सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। परंतु अगर दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो उन दोनों के बीच की बंध लंबाई जो है कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट, मान लीजिए ए और बी दो एटम्स हैं, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए माइनस एक्स बी। अब एक्स ए और एक्स बी जो है यहाँ ए और बी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज या विद्युत ऋणताएं हैं। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि विद्युत ऋणता पे के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ पे क्या असर हो रहा है। दूसरा कारक है, दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। अब जैसे जैसे परमाणु का आकार या एटम का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, तो बंध लंबाई भी इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, कार्बन एंड फ्लोरीन, फ्लोरो ग्रुप अगर है तो 142 इसकी बॉन्ड लेंथ है। अब जैसे CCl आ गया तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरो ग्रुप आते ही बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 177।
और बड़ा आइटम आ गया CBr, ब्रोमो ग्रुप आ गया तो 191, और ऐसे आयोडो ग्रुप आ गया तो आयोडीन की साइज इन सबसे बड़ी होती है हेलोजेंस में, तो C कार्बन के साथ अगर आयोडो ग्रुप जुड़ गया तो वो बॉन्ड लेंथ हो जाती 213। तो इस तरह से परमाणु के आकार का भी बंध लंबाई पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड में कितने जो है बॉन्ड पाए गए हैं बीच में एटम्स के बीच। जैसे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो उसकी बंध लंबाई जैसा कि आप जानते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, पर अगर डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C तो वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये और कम हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार। किस तरह का संकरण परमाणु में पाया गया है उसका भी बंध लंबाई पे इफेक्ट पड़ता है। अब p ऑर्बिटल जो है s की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है, तो इस तरह जैसे हम देखते हैं sp3 sp2 और sp है, अब इसमें s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, p जो है उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे p कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा, तो बंध लंबाई भी उसकी, बॉन्ड लेंथ भी उसकी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ टेबल में शो हो रहा है, ओवरलैपिंग यहाँ पर बताई गई है, सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन कार्बन तो sp3 हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है। अगर यहाँ एक कार्बन दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो sp3 sp2 का ओवरलैपिंग है तो 1.51 हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अगर एक कार्बन दूसरे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड तो ये हो जाएगा sp3 sp तो 1.46 बॉन्ड लेंथ हो जाती है। अब दोनों sp2 है, मीन्स डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो 1.46। ऐसे ही sp2 और sp है तो 1.45 और कम हो जाती है बॉन्ड लेंथ, और दोनों कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1.37। तो इस तरह हम देख सकते हैं 1.54 से डिक्रीज होकर 1.37 तक ये डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट टेबल में भी बताया गया है बॉन्ड के लिए, बॉन्ड लेंथ इनकी बताई गई है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है 1.09, फ्लोरो ग्रुप आ गया, फ्लोरीन है तो 1.38, और बड़ा ग्रुप हो गया क्लोरो ग्रुप तो 1.78, 1.90 एंड 2.14। जैसा कि पहले बताया था साइज इफेक्ट। और यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है तो 1.41, नाइट्रोजन 1.47, डबल बॉन्ड आ गया तो कम हो गई 1.27, ट्रिपल बॉन्ड एन है तो और कम हो गई बॉन्ड लेंथ 1.16। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड 1.41 है, पर ऑक्सीजन के C डबल बॉन्ड वो है तो 1.20 हो गई। सिंगल बॉन्ड की आप जैसे जानते ही हैं 1.54, डबल बॉन्ड 1.34 एंड ट्रिपल बॉन्ड 1.20। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बॉन्ड लेंथ पे अफेक्ट करते हैं, इनको बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे एनालिसिस के द्वारा जो है बॉन्ड लेंथ को हम देख सकते हैं, और ये हमारे लिए इसकी जो एप्लीकेशन है हेल्पफुल होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, बंध सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के किस तरह का उनका शेप है उनको देखने के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड एटम्स है उस पर ये डिपेंड करती है। इस तरह हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ है और उनके प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा क्या होती है। अब जनरली क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणुविक कक्षक जो होते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो जब परमाणु आपस में जुड़ के और अणु बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, रिलीज होती है, जिसको कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा या ऊर्जा की इस मात्रा को
बंद ऊर्जा या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। परंतु यदि परमाणु या एटम्स के बीच के बने इस बंध को वियोजन किया जाए, डिसोसिएशन किया जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, उसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ रिक्वायर्ड होगी एनर्जी की। यहाँ पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो ये भी जो है बंध वियोजन ऊर्जा के बराबर होती है। तो बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा ये दोनों ही समान होती हैं, और बंध ऊर्जा की अपेक्षा बंध वियोजन ऊर्जा का मान जो है इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उनमें कोई अंतर नहीं होता। पर अगर ऐसे अणु हैं जिनमें दो या दो से अधिक बॉन्ड पाए गए हैं, तो उसमें हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से अगर दो या दो से अगर बॉन्ड्स है प्रेजेंट है, तो उनको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे मीथेन है CH4, तो उसकी एनर्जी है 1644 किलो जूल्स। ये एक मोल मीथेन को तोड़ने के लिए कार्बन के एक मोल को कार्बन के 1 ग्राम परमाणु एवं हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणुओं में डिसोसिएट या वियोजित करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है 1644 किलो जूल्स। तो इस तरह से अगर हम उसकी एनर्जी देखें और उसका एवरेज लें हम, तो आता है 411 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से हम जो है एवरेज लेके जो है बॉन्ड एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जब मीथेन को मॉलिक्यूल को उसमें 4 बंध होते हैं, CH4 है, तो इसमें अगर देखा जाए तो CH4 से पहले CH3 प्लस H होगा, तो उसमें ऊर्जा की मात्रा मान ली जाए 411 किलो जूल पर मोल न होकर हो सकता है कुछ ज़्यादा भी आती है, 421.5 किलो जूल बताई गई है। तो इसके लिए कभी कम और ज़्यादा होने के कारण हम जो है इसका एवरेज ले देते हैं, जो कि आता है 411 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से हम एवरेज लेके इनकी बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे टेबल में बताई गई है बॉन्ड एनर्जीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ दिया गया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के लिए 345.6 किलो जूल्स पर मोल। डबल बॉन्ड है तो उसकी है 602, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज़्यादा 885, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो 411। इस तरह से ये टेबल में सारी एनर्जीज बॉन्ड एनर्जी शो हो रही है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। यहाँ नाइट्रोजन है तो 167, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है 418, ट्रिपल बॉन्ड है तो 942, NH है 388, 485, फ्लोरीन जुड़ी है, क्लोरो ग्रुप आ गया 327, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है तो 285, आयोडो ग्रुप है 213। इस तरह से ये सारी एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इनमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स which affect the bond energy, they are as follows. First is difference in electronegativities of bonded atoms. बंधित परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर। तो जैसे जैसे अंतर बढ़ता है तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड देखा जाए, अगर H के साथ अगर F जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो ये 1.9 है। H के साथ Cl है, HCl है तो क्लोरो ग्रुप आ गया तो 0.19 है, और Br आ गया, ब्रोमो ग्रुप आ गया तो 0.7, और आयोडो ग्रुप आते ही Hi की हो जाती है 0.4। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण बंध ऊर्जाओं के मान इस तरह से बदल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर जो है बढ़ता है,
तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे सिंगल बॉन्ड सी है, बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 345 बॉन्ड एनर्जी है, 0.6। डबल बॉन्ड है, बंध क्रम भी इसका 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो 602। और ट्रिपल बॉन्ड है और बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, तो 835। तो ये एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो रही है, बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बंधित परमाणुओं का आकार। तो उसका भी जो है इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो छोटे आकार वाले जो परमाणु होते हैं या एटम्स होते हैं, बड़े आकार वाले परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग या मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो अतिव्यापन होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे जैसे साइज बड़ा होता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, लॉन्ग होता जाएगा, लंबा बंध बनेगा, जिससे कि उसमें की टॉर्शन आ जाती है, विकृति आ जाती है और बॉन्ड वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, यहाँ जो दिए गए हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन HH बॉन्ड एनर्जी 432, HCl 428, HBr 362, HI 294। ऐसे ही अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच में 239.7 हो जाएगी, ब्रोमीन Br के बीच 190 डिग्री, आयोडीन के बीच 148.95। तो जैसा कि स्मॉलर साइज है यहाँ पे, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू बिगर साइज वाले परमाणुओं से। नेक्स्ट जैसे CCl देखेंगे, कार्बन के साथ क्लोरीन, क्लोरो एटम है 327 है 0.2, ब्रोमो ग्रुप आते ही 285, तो और आयोडो आते ही 230। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, जैसे आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड से, तो बॉन्ड एनर्जी फॉर सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम, बंधित परमाणुओं की संकरित अवस्था। अब संकरित कक्षक जो होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो अधिक मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्डेड एटम्स में जो कक्षक होते हैं उनमें अगर P कैरेक्टर कम होता जाता है तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। जैसे CH हाइब्रिडाइज्ड है तो 411 किलो जूल्स पर मोल है, sp2 होते ही हाइब्रिडाइजेशन 441, यहाँ बढ़ गई बॉन्ड एनर्जी 444.14, और sp होते ही 506.99। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और उसके डिफरेंट फैक्टर्स हमने यहाँ आपको डिस्कस किए। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी के अनुप्रयोग या उपयोग। तो बॉन्ड एनर्जी के मान से जो है हम क्या क्या जान सकते हैं, बॉन्ड की पोलर नेचर, किस तरह की उसका नेचर है, प्रकृति कैसी है वो देख सकते हैं, और इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एवं मॉलिक्यूल्स के क्या स्टेबिलिटी है, क्या स्थायित्व है, उसके बारे में भी पता चलता है। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी से केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी हम समझा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड। और बंध ऊर्जा के मान से हमें जो मेन है केमिकल रिएक्शंस में कितनी एनर्जी या हीट है उसके बारे में पता चलता है। बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये आपके कंप्लीट हो गया आज बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, एंड बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। थैंक यू।